हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सभी घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ रीजनल पार्टीज ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। भारत की राजनीति पर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का क्या प्रभाव पड़ा है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। भारत में जो इलेक्शन कमीशन की स्थापना करी गई है, इलेक्शन कमीशन के नियमों के तहत दो प्रकार की मान्यता मिली होती है राजनीतिक दलों को, राष्ट्रीय राजनीतिक दल और क्षेत्रीय राज्य स्तरीय राजनीतिक दल। जो राज्य स्तरीय राजनीतिक दल हैं, राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को ही हम लोग साधारण भाषा में क्षेत्रीय राजनीतिक दल कह देते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि जो राज्य स्तरीय राजनीतिक दल हैं वो विशेष राज्यों में या अलग राज्यों में राजनीति करते हैं, यानी विशेष क्षेत्र में राजनीति करते हैं। तो इस वजह से रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज उनको कहा जाता है। ठीक है, हालांकि आधिकारिक तौर पर जो शब्द है वो राज्य स्तरीय राजनीतिक दल है। यदि हम लोग रिकॉग्निशन के मान्यता के इलेक्शन कमीशन की मान्यता के हिसाब से यदि हम लोग देखते हैं, अब जो इंडिया की पॉलिटिक्स है वो कई दौर से गुजरी है, स्टार्टिंग से लेके अब तक का यदि हम लोग पूरा लगाओ आकलन करते हैं तो जो छोटी छोटी पार्टियां जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल राजनीति में आए हैं, तो इनके आने के बाद जो भारत की राजनीति है उसमें प्रभाव क्या पड़ा है तो वो हमें डिस्कस करना है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है, एक दल के राजनीतिक एकाधिकार या प्रभुत्व का अंत हुआ है। जो पहले की यदि हम लोग बात करते हैं, स्टार्टिंग में कांग्रेस पार्टी का बहुमत होता था, कांग्रेस पार्टी की ही सरकारें होती थी, स्टेट लेवल पर भी और सेंट्रल लेवल पर भी, केंद्र में भी, राज्यों में दोनों जगह कांग्रेस पार्टी की सरकारें होती थी। और 1952 से लेकर 1967 तक तो हालात ये थे कि दोनों जगहों पे जो है वो लगातार सरकारें आ रही थी उनकी। बाद में फिर स्टेट लेवल पर जो एक चेंज आया, उसमें गैर कांग्रेसी सरकारें आने लग गई, कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें आई। बीच में फिर जो हो दौर ये रहा कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों की स्थापना हो गई। धीरे धीरे जो वो स्टेट्स में उनकी अपनी एक भूमिका जो वो बढ़ती गई। ठीक है, बीच में सेंट्रल लेवल पर भी कांग्रेस जो वो कमज़ोर हुई दोबारा से। फिर जो हो वो इंदिरा जिस टाइम पे दोबारा आई है तो उस टाइम पे फिर जो वो सत्ता कांग्रेस के हाथ में लग गई। तो कई दौर से राजनीति गुजरी है। अब एट प्रेजेंट की यदि हम लोग बात करते हैं, ठीक है, बीजेपी का जो सरकारें हैं वो सबसे ज़्यादा हैं स्टेट्स में यदि हम लोग बात करते हैं, या सेंट्रल में भी सेकेंड टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट है, या कह लीजिए एनडीए की गवर्नमेंट है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी का प्रभुत्व है इंडिया में। वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है। ऐसी स्थिति होती नज़र आ रही थी क्योंकि एक टाइम पे ये रहा कि मोदी की वेव के हिसाब से जो बीजेपी है वो जहाँ पर भी इलेक्शन हो रहे थे वहीं पर इलेक्शन में जीत रही थी, लेकिन धीरे धीरे जो हो वो उनका भी डाउन आ गया है। तो अब जो हो इन चीज़ों को हम लोग नहीं मान सकते हैं। तो इस वजह से यदि एट प्रेजेंट की बात की जाए तो कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां जो हो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार है, उड़ीसा में यदि बात करें तो बीजू जनता दल की सरकार है, बीजेटी की, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री है वहां पर। टीआरएस की सरकार है तेलंगाना में, चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार है आंध्र प्रदेश में, जगन मोहन रेड्डी सीएम है वहाँ पे। तो कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं वो भी सरकार बना रही हैं, उनके सीएम है, वही फैसले ले रहे हैं, उनके हाथ में सत्ता है। और कईयों में तो कई सालों से है। मीन्स जब भी इलेक्शन हो रहा है तो दो तीन टर्म से जो हो वो लगातार जीत रहे हैं। यदि जैसे नवीन पटनायक की हम लोग बात करें या आपको चंद्रशेखर राव की यदि हम लोग बात करें तो अलग जैसे सिनेरियो हो रहा है। तो अभी हम लोग ये नहीं मान सकते हैं बिकॉज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी अभी किसी भी एक दल की प्रधानता भारत में नहीं है राजनीतिक तौर पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है वास्तविक बहुदलीय प्रणाली अस्तित्व में। क्योंकि जो इंडिया में पैटर्न चूज किया गया है वो मल्टी पार्टी सिस्टम का किया गया है, लेकिन जैसे शुरुआत में जो एक इम्पैक्ट रहा कांग्रेस पार्टी का तो दोनों जगह पे सरकारें थी, इट मीन्स सिंगल पार्टी सिस्टम हो रहा था। तो बहुत सारे विचारकों ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये तो आप गलत बोल रहे हो, यानी आपने थ्योरेटिकल तो आप ये बोल रहे हो कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन यदि प्रैक्टिकली आपके डेमोक्रेसी को, प्रैक्टिकली आपके सिस्टम को देखा जाए, परखा जाए
तो ये तो सिंगल पार्टी सिस्टम हो रहा है। जैसे रजनी कोठारी ने कहा कि कांग्रेस प्रणाली, कांग्रेस सिस्टम शब्द का उन्होंने प्रयोग किया कि भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है, भारत में कांग्रेस सिस्टम है, ठीक है। या जैसे बाद में जैसे राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद की एक अवधारणा वो लेकर के आए, और उनके गैर कांग्रेसवाद का एजेंडा ये था कि जो भी ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कांग्रेस का हिस्सा नहीं है, कांग्रेस के अगेंस्ट कोई भी है चाहे, तो उनको एक मंच के ऊपर आना चाहिए और कैसे भी करके कांग्रेस पार्टी को मात देनी चाहिए, सत्ता इनसे छीन लेनी चाहिए। तो ये जो गैर कांग्रेसवाद की अवधारणा लाने की जो नौबत आई, उसका एक सीधा मतलब यही था कि ये लग रहा था कि ये तो एक ही पार्टी के हाथ में सारी चीजें हैं। लेकिन जैसे जैसे भारत की राजनीति में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रभाव बढ़ा है, वैसे वैसे जो बहुदलीय प्रणाली है उसका स्वरूप सामने आया है। या आप सेंटर में देख लो या आप स्टेट्स में देख लो, तो वर्तमान में ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि एक ही पार्टी का सब कुछ है, तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है। बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, हजारों की संख्या में राजनीतिक दल हैं जो इलेक्शन कमीशन के निर्देशों के अनुसार इलेक्शन लड़ते हैं, बाद में जो हो सरकारें बनाते हैं, विपक्ष में शामिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गठबंधन की राजनीति का विकास होना, यानी जो कोएलिशन गवर्नमेंट्स का जो नेचर है वो सामने आया है। और ये जो जैसे शब्द का जो प्रयोग हुआ है उसके ऊपर गौर कीजिए आप। गठबंधन की राजनीति, जो गठबंधन की राजनीति है वो जो स्वाभाविक राजनीति है उससे अलग राजनीति होती है। जो कार्य प्रणाली होती है, जो पैटर्न होता है सरकार चलाने का गठबंधन राजनीति में, तो वो एक अलग रहता है, क्योंकि उसमें आपको सहयोग की जरूरत होती है, एक पार्टी के आधार पर फैसले लिए नहीं जा सकते हैं। तो इसमें जैसे बहुत सारे जो राजनीतिक दल होते हैं वो शामिल रहते हैं गठबंधनों में, और फिर जो हो वो अलग तरीके से काम करवाते हैं अपना, जो भी सरकार के साथ उनकी जो खींचतान होती है, उनका काम करने की शैली सबकी अलग होती है, सबकी विचारधाराएं अलग होती हैं, अलग पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उनको एक मंच के ऊपर लाना बड़ा मुश्किल काम होता है। और कोई भी जैसे ये लगाओ कि जो भी जैसे जो जिस टाइम पे त्रिशंकु संसद अस्तित्व में आ जाती है, यानी किसी भी राजनीतिक दल को अकेले मेजोरिटी नहीं मिल पाती है, तो सारे राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को उसके बाद फिर जैसे ये विश्वास है कि उनको रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की मदद लेनी पड़ेगी, तब जाके उनकी गठबंधन सरकार बनेगी। तो ये अलग तरीके की नौबत है। और यदि हम लोग अभी बात करें गठबंधनों की, तो मेन तौर पर एनडीए एंड यूपीए, ये दो गठबंधन है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इसको कहते हैं। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में गठबंधन बना था, ठीक है। तो उसके बाद जैसे सरकार भी रही है अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ही इस गठबंधन की, अब भी है ये। अभी जो मोदी गवर्नमेंट है, तो अभी ये क्लियर कट हम लोग इसको बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एनडीए की और भी पार्टियां हैं। जैसे 2019 का जो इलेक्शन है वो 20 के करीब पार्टियों ने एनडीए के बैनर के नीचे इलेक्शन लड़ा है, ठीक है। और अभी सरकार में शामिल भी है। यदि हम लोग बात करें, शिरोमणि अकाली दल सरकार में शामिल है, लोक जनशक्ति पार्टी सरकार में शामिल है, आरपीआई सरकार में शामिल है, तो और भी जैसे अन्य राजनीतिक दल हैं, ठीक है। दूसरी साइड में है, ओपोजिशन में है जो यूपीए का जो कोalition है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ये कांग्रेस की लीडरशिप में है। तो 2019 का जो इलेक्शन है, इन्होंने भी जैसे बहुत सारी पार्टियों को साथ में लेके लड़ा है। एक किस्म से 25-26 पार्टियां थी इसमें भी, छोटी छोटी रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां। गठबंधन की यदि हम लोग बात करें तो ये सेंट्रल लेवल पर ही पॉलिटिक्स नहीं है, ये स्टेट लेवल पर भी पॉलिटिक्स है। महाराष्ट्र में जैसा करंटली यदि मैं एग्जांपल दूं आपको, तो उसमें जैसे जो ये महाशिव गाड़ी जो एक महागठबंधन बनाया गया वहां पर, और ऐसे राजनीतिक दलों के बीच में गठबंधन बना है जिनकी विचारधारा में ज्यादा समानता भी नहीं है। तो सीधा मतलब ये है कि अलग तरीके की राजनीति पैदा हुई है। गठबंधन जो राजनीति है उसके काम करने की शैली अलग है, उसके फैसले लेने के तरीका अलग है, और एक अलग नेचर हो गया है राजनीति का काम करने का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है केंद्र में गठबंधन सरकारों का आना, यानी शुरुआत में ये जो स्टेट लेवल पर तो ठीक है चीज़ें जो हो वो कई बार हो जाती हैं ऐसे, लेकिन सेंट्रल लेवल पर भी गठबंधन सरकारें आनी स्टार्ट हो गई। यदि हम लोग स्टार्टिंग की बात करें तो 1977 में
पहली गठबंधन सरकार आई, लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाई। वो 1979 में जो हो वो सरकार जाती रही। उसके बाद जैसे चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, उनका कोई ज़्यादा कोई वो नहीं रहा। उसके बाद 1980 में दोबारा कांग्रेस सत्ता में आ गई, ठीक है। 1989 तक कांग्रेस के हाथ में सत्ता रहती है। 1989 से लेके 2014 तक का जो दौर रहा है वो गठबंधन सरकारों का ही दौर रहा है सेंट्रल लेवल पर। ऐसे ऐसे जो वो प्रधानमंत्री बने या उन पॉलिटिकल पार्टियों के हाथ में सत्ता आई वो मंत्री बन गए नेशनल लेवल पर। रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों के नेता जो सीधे सेंट्रल लेवल पर मंत्री बन जाते हैं। तो केंद्र में भी साझा सरकारें आई हैं, और ये जो संभव हो पाया है, या ये लगाओ कि ये जो नई प्रवृत्ति आई है ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से ही आई है, ठीक है। जो भी जैसे कांग्रेस की मोदी से पहले 2 कार्यकाल रहे मनमोहन सिंह के, 2004 और 2009 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें जो वो गठबंधन की राजनीति रही, और अलग तरीके की समस्याएं रहती हैं, ठीक है। तो सेंट्रल लेवल पर ये लगाओ कि आना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। एक पार्टी की ही मेजोरिटी होनी चाहिए ताकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ठीक ढंग से डिसाइड हो जाए। लेकिन ठीक है, इम्पैक्ट पड़ा है तो हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है अल्पमत की सरकारों का निर्माण होना, फॉर्मेशन ऑफ माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स। ये एक नई चीज है, ठीक है। जो गठबंधन सरकारें आती हैं तो वह स्थिर तो वो वैसे ही होती हैं, तो लेकिन दिक्कत आजकल एक नया ट्रेंड भी राजनीति में है, और कई सालों से है ये वैसे, बाहर से समर्थन देने की जो एक प्रवृत्ति है, यानी आउटसाइड सपोर्ट देने की। 2 चीज़ें हैं, जो भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं या कोई भी राजनीतिक दल जब किसी गठबंधन में शामिल होता है, किसी को सहयोग दे रहा है, तो 2 तरीके से दिया जा सकता है। एक तो है इंटरनल सपोर्ट। इंटरनल सपोर्ट में क्या होता है, आप जैसे शिरोमणि अकाली दल है, शिरोमणि अकाली दल एनडीए का हिस्सा है, वो सरकार का भी हिस्सा है, मीन्स इंटरनल सपोर्ट है। उनका कोई व्यक्ति जो है, जो भी उनके जितने हिस्से में उनके मंत्री पद आएंगे तो वो बकायदा मंत्री भी बनते हैं, ठीक है। वो सरकार के निर्माण में भी शामिल है, वो उसका हिस्सा है, इंटरनल सपोर्ट है। लेकिन आउटसाइड सपोर्ट का भी है, और जो ये एक्सटर्नल सपोर्ट का है ये ट्रेंड गलत माना जाता है। अब इसमें होता क्या है, जो भी जैसे एक इंटरनल सेटलमेंट कर ली जाती है पार्टियों के द्वारा कि यदि सरकार गिरने की किसी परिस्थिति में कोई ऐसा सहयोगी राजनीतिक दल है, कोई ऐसा जैसे मान लो आपकी सहयोगी पार्टी है जो एट ए टाइम आपको छोड़ के जाती है और उसकी वजह से आपके सरकार गिरने की नौबत आ जाती है, लोकसभा में या राज्य विधानसभाओं में अविश्वास प्रस्ताव आपके अगेंस्ट आ जाता है, तो कुछ पार्टियों के साथ जो सरकार होती है, जिसके हाथ में जो भी रूलिंग पार्टी जो भी उस टाइम पे होती है, वो एक ऐसी सेटलमेंट कर लेती है विपक्षी पार्टियों में से ही कि आप हमें आउटसाइड सपोर्ट करोगे, और जैसे ही अगर कोई ऐसी नौबत आ जाती है सरकार गिरने की तो आप हमें बचा लोगे। और ये दोनों पार्टियों के बीच में या कुछ पार्टियों के बीच में ऐसी जो हो इंटरनल एक सेटलमेंट हो जाती है। तो ये जो अल्पमत की सरकारें आ जाती हैं तो ये भी एक गलत ट्रेंड है, और ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से ही है। इसमें दोनों तरफ से रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का रोल रहा है। इसमें गठबंधन में शामिल जो हो रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं। अगर ऐसी नौबत आती है सरकार गिरने की तब भी जो हो वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं, क्योंकि वो किसी न किसी विषय के ऊपर नाराज हो जाते हैं, और जो सहयोग देने वाली है, बचाने वाली है, वो अलग रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है। यानी ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं ये लगाओ कि पूरा जो स्वरूप है भारत की राजनीति का उसको जो है वो पूरा चेंज करने में लगे हुए हैं, ठीक है। जो अवसरवादी राजनीति है, जो असैद्धांतिक राजनीति है, तो उसको जो हो वो ये लोग लगाओ कि इंडिया की पॉलिटिक्स में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है केंद्र सरकार की कमजोर स्थिति, और ये किसी से छुपा नहीं है। अपने यहाँ पर तो जो प्राइम मिनिस्टर पहले मनमोहन सिंह थे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा पब्लिकली बोला था कि जो गठबंधन सरकार है उसमें काम करना बड़ा मुश्किल है, उसमें हाथ बंधे होते हैं, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, देखो अपने यहाँ पर जो पीएम की पोस्ट है वो सबसे पावरफुल पोस्ट है इंडिया में, इससे शक्तिशाली कोई पद हमारे यहाँ पर नहीं है। लेकिन कंडीशन भी देखी जाती है, सिचुएशन परिस्थिति के हिसाब से ही फैसले लिए जाने होते हैं। और परिस्थिति आप देखिए गठबंधन सरकारों की है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों की है, अगर वो आपको सहयोग कर रहे हैं
तो वो आपको अपने हिसाब से घुमाने की कोशिश करते हैं। मीन्स फैसले में हर जो भी नीतिगत फैसला लिया जाता है उसमें उनकी कोशिश ये रहती है कि उनको कितना लाभ उसमें हो रहा है। तो सेंट्रल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़े डिसीजन लिए जाते हैं तो वो स्वतंत्र तरीके से प्रधानमंत्री नहीं ले सकता है। अभी हम लोग बोल रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी है वो बहुत मजबूत प्रधानमंत्री है, बहुत बड़े महान प्रधानमंत्री है, लेकिन जो वास्तविक जो काम करने का तरीका है वो परखा जाएगा गठबंधन सरकारों में। वहाँ कैसे फैसले लिए जा सकते हैं, वहाँ कैसे जो है कैसे समायोजित करके सबको खुश करके आप राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे, देश की समस्याओं का समाधान कर पाते हो। तो जो भी जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं तो इस ऐसी सिचुएशन में जहाँ रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों के सहारे आप चल रहे हो, उनके समर्थन से आप चल रहे हो, तो जो बड़े महत्वपूर्ण फैसले हैं वो उसमें इतनी स्वतंत्र तरीके से आप वो फैसले ले नहीं सकते हो। यानी ज़्यादा व्यवस्था होती है, ज़्यादा दबाव उसमें रहता है, ज़्यादा मजबूरी होती है। और इसमें तो ये भी रहता है कि जो इंटरनेशनल लेवल पर भी जो हमें डील करना है चीज़ों को एक किस्म से, तो उसमें भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां आड़े आती रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का पतन होना, डेक्लाइन ऑफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, अभी यदि हम लोग बात करते हैं तो हजारों की संख्या में जैसे राजनीतिक दल इलेक्शन लड़ रहे हैं और पंजीकृत राजनीतिक दल हैं, लेकिन उसमें से परफॉर्मेंस के बेस पर ओनली 8 पॉलिटिकल पार्टीज आर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया एंड द 52 पॉलिटिकल पार्टीज आर स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज। यानी ज़्यादा संख्या है राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की, और इसके अलावा भी ऐसे भी बच जाते हैं जिनको मान्यता नहीं मिली हुई है लेकिन जो रजिस्टर्ड हैं, यानी पंजीकृत हैं, रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट तो उनका है, लेकिन वो परफॉर्मेंस के हिसाब से जो कंडीशन स्टेट लेवल वाली है वो पूरी नहीं कर पा रही हैं। तो ये जो इतनी पॉलिटिकल पार्टियां बच गई हैं इनका रोल ज़्यादा है, और नेशनल पॉलिटिकल पार्टियों की मजबूरी हो गई है, उनका डेक्लाइन हो गया है, उनकी जो भूमिका है। और इसमें एक और पॉइंट ये भी है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टियों में स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टियां ही आ रही हैं। मीन्स जो भी राज्य स्तरीय राजनीतिक दल ऐसा है जो उस स्टेट में तो सरकार का निर्माण कर ही रहा है, साथ लगती स्टेट्स में भी इलेक्शन लड़ रहा है। लोकसभा के जिस टाइम पे इलेक्शन होते हैं उसमें भी जो है उनको ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं, तो उसके आधार पर फिर जो है वो उनको नेशनल पार्टीज का दर्जा मिल रहा है। और ये जो संख्या है ये इसी वजह से बढ़ रही है। तो जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो बड़ी कमज़ोर स्थिति में है, और कई राज्यों में तो उनका बिल्कुल ही कोई रोल नहीं है। तो इंडिया की पॉलिटिक्स में यदि हम लोग देखते हैं तो जो पूरी व्यवस्था है, जो मजबूरी है, वो सबसे ज़्यादा जो अगर मजबूरी है किसी की वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की है, क्योंकि उनकी ये मजबूरी है, उनको स्टेट लेवल पर भी, उनको सेंट्रल लेवल पर भी छोटी पार्टियों के साथ ये लगाओ कि उनको सहमति रखनी ही पड़ती है। क्योंकि इमरजेंसी में अगर मान लो अभी मेजोरिटी है बीजेपी की, लेकिन फिर भी छोड़ नहीं सकते हैं। राज्य स्तर पर तो आपको ज़रूरत है ना जेजेपी की, हरियाणा में आपको, महाराष्ट्र में तो कोई दल चाहिए ना, तभी तो आपकी सरकार बन पाएगी। तो अलग अलग राज्यों में जो कंडीशन है वो अलग अलग है। तो इस हिसाब से जो एक देखा गया है, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनकी जो वो प्रवृत्ति बढ़ रही है, और जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं उनका जो वो पतन हो रहा है। ठीक है, और यदि परसेंटेज की भी बात की जाए, वोटिंग परसेंटेज की भी, तो ज़्यादा जो परसेंटेज है वो अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो वो स्टेट्स के पार्टीज के पास जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है संघवाद का नया स्वरूप सामने आना। जो फेडरल सिस्टम है अपने यहाँ पर, फेडरल सिस्टम क्या होता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट के बीच में, संघ और प्रांतों के बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा यदि किया गया है तो उसको हम लोग फेडरल सिस्टम कहते हैं। यदि बंटवारा नहीं किया गया है और सारी जो शक्तियां हैं वो एक ही स्तर पर दी गई है, केंद्रीय स्तर पर, तो उसको हम लोग यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं, एकात्मक सरकार कहते हैं। तो अपने यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट है, तो केंद्र राज्यों का के बीच में बंटवारा किया गया है पावर्स का। अब ये जो संघवादी व्यवस्था है इसमें नई जो है वो नए ट्रेंड सामने आए हैं। किस वजह से? रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों की इम्पोर्टेंस की वजह से, उनके रोल की वजह से। कैसे? जो भी मान लो कोई ऐसी पार्टी है जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट
का निर्माण करवा रखा है। मीन्स गठबंधन की सरकार है नेशनल लेवल पर, और वो गठबंधन की सरकार रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों ने ही बनवा रखी है। फिर क्या वो जिस स्टेट से बिलोंग करती हैं राज्य स्तरीय राजनीतिक दल या जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां जिस राज्य से बिलोंग करती हैं और उन्हीं ने आपकी केंद्र में सरकार भी चलवा रखी है, तो क्या केंद्र सरकार वहां पर 356 लगाने के बारे में सोच सकती है अगर उसी क्षेत्रीय राजनीतिक दल की सरकार वहां पर है? ऐसा नहीं हो सकता है। और क्या उनके साथ कोई किसी आधार पर पक्षपात हो सकता है? तो वो ज़्यादा जो हो वो बेनिफिट ले जाते हैं। यानी संघवाद में अभी जो फैसले लिए जाते हैं वो बड़े सोच समझ के फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जो आपको सहयोग कर रही होती हैं। तो इस वजह से आप राज्यों के मामलों में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही हस्तक्षेप ज़्यादा हो जाएगा वैसे ही जो कंसर्न्ड पार्टी है, अगर वो रूलिंग पार्टी है, तो वो सेंट्रल लेवल पर आपको तंग करना स्टार्ट कर देगी, आपसे समर्थन वापसी की घोषणा कर सकती है, आपसे जो फैसलों में अटकल जो वो लगा सकती है कहीं ना कहीं, तो दिक्कत आ सकती है। तो इस वजह से ये नए संघवाद का एक स्वरूप सामने आया है। यानी जो केंद्रवाद की जो प्रवृत्ति है बढ़ रही थी जो, तो उसके ऊपर एक लगाम जरूर लगी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है राजनीतिक अस्थिरता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। राजनीतिक अस्थिरता का सीधा मतलब ये है कि जो 5 साल के लिए हम लोग साधारण तौर पर इलेक्शन होता है अपने यहाँ पर 5 साल का कार्यकाल होता है, टेन्यूर होता है, ड्यूरेशन होती है। ठीक है, लेकिन यदि गठबंधन सरकार आपकी है, यदि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के सहारे आपकी सरकार बन रही है, तो किसी का कोई पता नहीं है किस टाइम पे चला जाएगा, कब जो हो किसकी सरकार बना देगा, किसकी सरकार गिरवा देगा। तो ये एक जो कंडीशन है, क्योंकि जो भी फैसले लिए जाते हैं उसमें सभी विषयों में सभी सहयोगी राजनीतिक दलों को सहमत करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि छोटे छोटे हित होते हैं सभी के, और सारे ये चाहते हैं कि हम जो हो ज़्यादा फायदा ले जाएं। अब अटल बिहारी वाजपेयी ने 24 पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट चलाई। अब आप उम्मीद करो 24 राजनीतिक दलों की सरकार चलाना कितना मुश्किल होता है, और 3-4 राजनीतिक दल ही जो टॉप लेवल के होते हैं वही पूरा ये लगाओ कि पूरा तंग करके रखते हैं, तो उन्हीं में सहमति करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से जो जैसे टाइम टू टाइम समर्थन वापस लेने की धमकियां दी जाती हैं, तो बहुत, और ये एक रहा भी है जो टाइम से पहले इलेक्शन अपने यहाँ पर होते भी रहे हैं। कई लोकसभा के इलेक्शन जो है वो टाइम से पहले भी हुए हैं। तो इस वजह से राजनीतिक अस्थिरता होती है, और स्टेट लेवल पर भी ऐसा ही रहा है। बहुत सारे नए राज्यों में ऐसा रहा, झारखंड जैसे राज्यों में जहाँ पर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रही। जो सोल्ट या स्मॉल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो लेके तो इस वजह से आए थे कि यहाँ पर राजनीतिक स्थिरता रहेगी, अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा तो इनको फायदा होगा, लेकिन हो रहा है उसके उल्टा। तो चीज़ें जो हो वो एक ये भी लगाओ इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है भारतीय संसदीय प्रणाली के लिए चुनौती, यानी एक चैलेंज के रूप में है इंडियन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके लिए, और चैलेंज के रूप में इस वजह से भी है हम लोग 17 लोकसभा के इलेक्शन करवा चुके हैं, उसमें से कई लोकसभा ऐसी रही हैं जिनको टाइम से पहले भंग करवाना पड़ा, दोबारा जो हो इलेक्शन हुए, यानी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई लोकसभाएं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग फेल हो पाए हैं, और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का ही एक लगाओ एक रिजल्ट है जो प्रैक्टिकली सामने आता है। तो इसमें जैसे जो संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली में होता ये है कि 5 साल का आपका कार्यकाल है तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, आप ही सर्वे सर्वा हो, आपको ही ये डिसाइड करना है कि कैसे जो हो वो भारत में, क्योंकि जो संसद है देश हित के जो फैसले हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फैसले लिए जाने हैं, तो वो या फिर जो देश की बड़ी समस्याएं हैं, देश के लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, जो भी वो चाहते हैं, जो भी उनकी आकांक्षाएं हैं, वो पूरा करने की जो जिम्मेदारी होती है वो संसद की ही होती है। और संसद में हाल ये होता है कि अकेले दम पे आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, जो लोग सामने बैठे हैं आपके, वही आपको आउटसाइड सपोर्ट कर रहे हैं, तो बताइए आप किस हिसाब से उनकी बात को नकार सकते हो। तो रूलिंग पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है यदि हम लोग संसदीय जो एक मर्यादा में भी जो कमी आई है
उसके पीछे भी एक रीज़न यही है, क्योंकि जो सामने पार्टियां बैठी हुई हैं वो पार्टियां नेशनल लेवल की है ही नहीं, उनकी जो थिंकिंग है वो नेशनल लेवल की है ही नहीं, उनकी थिंकिंग राज्य स्तरीय दल की है, उनकी जो थिंकिंग है वो रीजनल बेस्ड की है, वो उनके छोटे छोटे स्वार्थ हैं, वो उनको यही है कि उनके क्षेत्र के लिए कुछ फायदा हो जाए। और आप बैठे हुए हो आप इंडिया की पार्लियामेंट में, तो आप कैसे जो संसदीय मर्यादा है उसको ये लगाओ कि आदर कर पाओगे, कैसे उसको आप उसकी गरिमा को आप जिंदा रख पाओगे। तो एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है ये भी, ठीक है, ये भी एक इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रवाद का बढ़ता प्रभाव, यानी जो भी जैसे क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं तो उनका जो प्रभाव है विशेष क्षेत्रों तक ही होता है, और उनको यही एक वहम है, उनको यही लगता रहता है कि उनकी जो जिम्मेदारी है वो देश के प्रति नहीं है, उनकी जिम्मेदारी केवल और केवल उस क्षेत्र के प्रति है। तो ये जो उनकी एक थिंकिंग है ये लोगों एक भयानक एक थिंकिंग है ये और उनको लगता है कि उनका जो कमिटमेंट है, उनकी जो प्रतिबद्धता है वो उस राज्य के प्रति है, उस राज्य को जितना वो फायदा पहुंचा सकते हैं। तो हर जो भी फैसला राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाता है उसको वो क्षेत्रीय बनाने का प्रयास करते हैं। कोई भी मान लो कोई कानून आता है, कोई अलग से कोई सुविधा देने की बात आती है, कोई एक्ट बनाने की बात आती है, कोई लगाओ कि कोई कॉलेज खोलने की बात आती है, जो भी पब्लिक वेलफेयर के काम आजकल क्योंकि ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इस वजह से इन फैसलों का जो आकलन है, उनका जो बेस है वो रीजनल जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो रीजनल बेस पर ही परखती हैं कि उस पार्टी के आपने वहाँ उस राज्य में आपने इतने कॉलेज खुलवा दिए, हमारे यहाँ पर आपने इतने कॉलेज नहीं खुलवाए हैं। तो ये जो एक लगाओ कि उन चीज़ों में फिर ये नहीं देखा जाता है कि रीजनेबल क्या है, तार्किक आधार पर लॉजिकल सही गलत क्या है, तो लेकिन अपने हित के अकॉर्डिंग ही वो देखते हैं। तो क्षेत्रवाद की जो प्रवृत्ति है यानी केवल अपना लगाओ विकास करने की, अपने को पाने की जो एक प्रवृत्ति है वो ज़्यादा बढ़ जाती है उसमें रीजनलिज्म की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें है राष्ट्रीय विकास की गति रुक जाती है, और ये बिल्कुल सही बात है। आप जो कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट्स के कार्यकाल को देखिए आप, 5 साल किसी हिसाब से काम करती, कैसे फैसले लिए जाते हैं, और जो एक पार्टी के हाथ में यदि मेजॉरिटी है, सरकार है, तो उसके फैसलों में देखिए आप। अभी जैसे रिसेंटली 370 के ऊपर डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट की ओर से, कोलिशन गवर्नमेंट में ऐसा डिसीजन नहीं लिया जा सकता था, ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये बिल्कुल ये लगाओ आपको मानना ही पड़ेगा ये, क्योंकि जो सहयोगी राजनीतिक दल हैं उनका भी अपना एक एजेंडा होता है, वो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। कोई ऐसा भी है जो आपको इस मुद्दे के ऊपर जिसके ज़्यादा जो हो वो संख्या है आपकी एमपी की, तो वो आपकी सरकार गिरवा सकता है। ठीक है, तो ये इस टाइप के फैसले लेना, कोई सर्जिकल स्ट्राइक जैसे फैसले लेना, या फिर जैसे डीमोनेटाइजिंग वाला जो फैसला रहा, नोटबंदी का जो मामला रहा, तो इस तरह के जो फैसले हैं तो वो लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, यानी आप ज़्यादा जो मजबूत फैसले हैं वो नहीं ले पाते हो। और इंटरनेशनल लेवल की पहले भी हम लोग बात कर रहे थे, वहाँ पर भी ऐसा ही रहता है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की जो विदेश नीति है उसको किसी हिसाब से काम करना चाहिए। आजकल तो जो कई राजनीतिक दल हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैसला नहीं लेने देते हैं अगर गठबंधन की सरकार आपकी है। जैसा इंडिया बांग्लादेश के रिगार्डिंग जो वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है, जैसे पीछे यूपीए की कार्यकाल के दौरान ममता बनर्जी का जो ये लगाओ कि वो बड़ी एडामेंट रही इस मामले के ऊपर, उन्होंने नहीं समझौते होने दिए। या यदि हम लोग इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशनशिप है, जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, तो उनके रिगार्डिंग तमिलनाडु की जो पार्टियां हैं अगर वो सरकार में शामिल है तो वो फिर जो है नए फैसले, इसी मुद्दे के ऊपर उन्होंने समर्थन वापस ले लिया था कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि उनका कहना ये था कि यूएनओ में जो कांग्रेस है वो यूएसए से बात करे और यूएसए को बोले कि वो ज़्यादा जो हो अगेंस्ट श्रीलंका के अगेंस्ट जो हो वहाँ पर सैंक्शन वगैरह लगवाए, प्रतिबंध लगवाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। कांग्रेस ने कहा कि ये इंटरनेशनल लेवल का मामला है, तो इसमें हम लोग अपने हिसाब से थोड़ी ना चल सकते हैं। लेकिन वहाँ पर डीएमके की जो थिंकिंग थी वो ये थी कि इलेक्शन आ रहे थे तमिलनाडु में, तो इस वजह से उनको वहाँ पर बेनिफिट लेना था कि हम लोग देखो तमिल के इशू के ऊपर देखो हम लोग कितना प्रयास कर रहे हैं कि हमने समर्थन भी वापस ले लिया।
तो ये जो एक लगाओ कि नेशनल लेवल पर जो या इंटरनेशनल लेवल पर जो डेवलपमेंट है देश का, तो उसमें फैसले लेने में भी बड़ी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, यानी जो लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज है तो उनको लगाओ कि इम्प्लीमेंट करवाना बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है राजनीतिक एकरूपता का अभाव। यानी जो भी यदि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से अगर कोई सरकार बनी है, कई राजनीतिक दलों की अगर सरकार बनी है कोई, तो उसमें फिर राजनीतिक एकरूपता नहीं रहती। जो राजनीतिक एकरूपता है संसदीय शासन प्रणाली का विशेष गुण होता है। इसका सीधा मतलब ये है कि जो भी मंत्री आपके होंगे सरकार में, सारे एक ही राजनीतिक दल के होंगे, लेकिन वर्तमान स्वरूप में ऐसा पॉसिबल नहीं है और अभी करंटली भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। बेशक बीजेपी की अपने दम पे सरकार है, लेकिन राजनीतिक एकरूपता का अभाव है, क्योंकि आपको जरूरत है बाकियों की भी, और उनको भी सरकार में आपको शामिल करना पड़ रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले वो लोग आपके साथ रहे हैं। तो इस वजह से ये भी एक नया प्रभाव पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है सौदेबाजी की राजनीति का विकास होना या अवसरवाद की राजनीति का विकास होना। तो ये इन दो चीज़ों का भी इम्पैक्ट पड़ा है। बार्गेनिंग जो पॉलिटिक्स है वो ज़्यादा हो रही है, और जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, जो क्षेत्रों के राजनीतिक दल हैं, उनकी लगातार यही कोशिश रहती है कि वो कितना लूट सकते हैं, वो कितना जो हो वो समर्थन देने की एवज में कितने लगाओ कि वो कितनी सौदेबाजी कर सकते हैं, क्या चीज़ें वो हासिल कर सकते हैं। पहले से ही ये डिसाइड कर लिया जाता है कि मुझे ये मंत्री पद चाहिए। उसके बाद जिस टाइम पे विभागों के बांटने की जिम्मेदारी आती है, उनकी बारी आती है, तो फिर जो है ये कहा जाता है कि मुझे तो रेल मंत्रालय ही चाहिए, जैसा ममता बनर्जी कहती रही और लेती भी थी, या जैसे लालू यादव की यदि हम लोग बात करें तो रेल मंत्रालय लेते थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन होते थे, पहले से ही ये कहते थे कि मुझे कोयला मंत्रालय चाहिए या मुझे माइनिंग सेक्टर चाहिए। माइनिंग सेक्टर में क्योंकि वहाँ झारखंड में वहाँ लोकल लेवल पर जो हो वो ये इस हिसाब से चीज़ें हैं, तो वहाँ वो ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये एक सेटिंग रहती है, तो इसमें जो हो वो एक सौदेबाजी है, यानी आप कितना ले पा रहे हो, कितना जो हो आप कमा पा रहे हो। तो ये जो एक नया इम्पैक्ट पड़ा है जो बार्गेनिंग